नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग इस चैनल में हमारा जो सीरीज चल रहा है दैट इज़ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इससे संबंधित हम लोग कोर्सेज़ का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं और आप वीडियो प्राप्त कर रहे होंगे और आप इसका लाभ ज़रूर उठा रहे होंगे। ये कोर्सेज़ मेनली रिलेटेड है जेईई, आईएएस, गेट, पीएसओज या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स जो होता है उस पे बेस्ड हमारा कोर्सेज़ अभी चल रहा है। आप इस कोर्सेज़ के माध्यम से किसी भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है तो आप उस वीडियो को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी उठा के बनाइए। फिर देखिए क्या डाउट होता है, उस डाउट को आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि कोगुलेंट क्या होता है और कोगुलेंट का डोजेज क्या होता है, उस पर आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा टाइप 2 सेडिमेंटेशन है, टाइप 2 सेडिमेंटेशन का मतलब था सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। तो इसके लिए जो आपके पास कंस्ट्रक्शन होता है, इसके लिए जो प्लांट में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करता है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो सेडिमेंटेशन टैंक है हमारा विद कोगुलेशन, उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, इसको हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ समझेंगे। फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग आज ही इसी वीडियो में करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लांट। कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लांट। देखिए आपके पास क्या होता था, इसके पहले जो आपने देखा था, जो टैंक आपने देखा था वो टैंक एक्चुअली था प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक था। उस प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में हम लोग किसी प्रकार के केमिकल्स को ऐड नहीं करते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास टैंक होगा, इस टैंक में हम लोग कोगुलेशन यानी कोगुलेंट का यूज करेंगे। एक्चुअली कोगुलेंट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा साइज ऑफ पार्टिकल, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर में मिलता है, उसका साइज जो है 50 माइक्रोन से छोटा हो जाता है। उस सिचुएशन में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी थी कि कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से ये काम करता है, वो सारा चीज़ हम लोग देखे थे। तो इस वजह से हम लोग को ये ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग सिंपली कोगुलेशन प्लांट बोलते हैं, यानी कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लांट, यानी कोगुलेंट जहाँ पर आप ऐड करते हैं और फिर आप उस वाटर को भेजते हैं आप ट्रीटमेंट मतलब आप सेडिमेंटेशन टैंक तक। फिर सेडिमेंटेशन टैंक से फर्दर जो है ये चला जाता है फिल्टर बेड पर। तो यहाँ पर उसको हम लोग सिंपल कोगुलेशन प्लांट बोल सकते हैं, या इनका एक कंबाइंड नेम है दैट इज़ नॉन एज क्लेरी फ्लोकुलेटर। सो ये जो कंस्टिट्यूएंट होगा, इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, उन सारे कंपोनेंट्स को मिला के हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं, दैट नेम इज़ नॉन एज क्लेरी फ्लोकुलेटर। इसमें होता क्या है, सबसे पहले होता है कि आप जैसे कोगुलेंट का यूज कर रहे हैं, कोगुलेंट का आप यूज कर रहे हैं, तो आप कोगुलेंट का जो यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको इसको डालना पड़ता है वाटर में, सेडिमेंटेशन टैंक में आपको ऐड करना पड़ता है। सो फर्स्ट चीज़ आपके पास एक फीडिंग डिवाइस होना चाहिए, फीडिंग डिवाइस आपको मिलना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज फीडिंग डिवाइस, यानी फीड करने के लिए आपके पास डिवाइस होना चाहिए जिसमें आप कोगुलेंट को डालेंगे। सेकेंड जो आपके पास कंस्ट्रक्शन होगा कि जब उसको फीड करेंगे देन यू हैव टू मिक्स द कोगुलेंट प्रॉपरली। तो आपका जो कोगुलेंट है वो प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए। अगर वो अच्छा से मिक्स नहीं होता है तो फिर दिक्कत होगा। सो अनदर इज मिक्सिंग बेसिन, आपको मिक्स करना है। सो दिस विल बी मिक्सिंग बेसिन। जब ये मिक्स हो जाएगा तो सिर्फ मिक्स होने से ही काम नहीं चलेगा। सो आपको क्या चाहिए कि आपका जो केमिकल्स ऐड हुआ है वाटर में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉक का निर्माण करे। जितना ज़्यादा फ्लॉक बनाएगा वो उतना अच्छा आपका सेडिमेंटेशन हो पाएगा। सो नेक्स्ट जो होगा आपका फ्लोकुलेटर।
फ्लक्कुलेटर या फ्लक्कुलेशन टैंक, ठीक है, और फ्लक्कुलेशन टैंक। सो वी हैव टू एंड लास्ट वन, जब ये फ्लॉक बना लेंगे कोगुलेंट वाटर के साथ मिलके, जब फ्लॉक का निर्माण कर लेगा, देन सेंड द वाटर इन सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक का यहाँ डिज़ाइन सिंपल वैसे ही करेंगे जिस प्रकार हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का करते थे, क्योंकि बाकी का जो भी है उसके लिए अलग आपके पास कंस्ट्रक्शन है, फीडिंग डिवाइस है, मिक्सिंग बेसिन है, फ्लक्कुलेटर है और सेडिमेंटेशन टैंक है। एक्चुअली क्या है कि हम अभी कोगुलेंट के साथ ही हम लोग आप यूज करते हैं, क्योंकि आपको वाटर सप्लाई का ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए होता है। आप अगर प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं तो प्लेन सेडिमेंटेशन क्या करता है, ओनली 60% आपका रिमूव करता है सस्पेंडेड सॉलिड को, ओनली रिमूव 60%। लेकिन अगर ज़्यादा टीडीएस रहता है, ज़्यादा डिजॉल्व पार्टिकल रहता है, तो वो फिल्टर बेड में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि फिल्टर बेड अभी हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली रैपिड ग्रेविटी फिल्टर बेड, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर बेड जो है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है और इसका जो है ओवरलोड रेट जो है ये कम होता है। ऑब्वियसली स्लो सैंड फिल्टर जो है हमेशा अच्छा होता है देन रैपिड सैंड फिल्टर, लेकिन एक्चुअली क्या है कि रैपिड सैंड फिल्टर के बाद हम लोग फिर क्या है डिसइंफेक्शन करते ही हैं। स्लो सैंड फिल्टर क्या करता है, ये एग्जैक्टली 99-98% आपका जो भी बैक्टीरिया होता है उसको पूरी तरह से रिमूव कर देता है, कलर को भी रिमूव कर देता है, पार्टिकल को तो रिमूव कर ही देता है। और अगर उस फिल्टर बेड के पहले अगर हम लोग क्लोरिनेशन कर दें तो ये 100% तक 99.9% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है। बट ओवरलोड रेट इसका कम होने की वजह से हम लोग क्या है स्लो सैंड फिल्टर का यूज प्रेजेंट डे में नहीं करते, इसलिए हम लोग रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का यूज करते हैं या रैपिड सैंड फिल्टर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं डिसइंफेक्शन करते हैं। ये 80-90% के बीच ही बैक्टीरिया को रिमूव करता है। तो कोई भी फिल्टर बेड आप यूज़ कीजिए, अदर स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, दोनों ही केस में टर्बिडिटी कम होना चाहिए। दैट टर्बिडिटी शुड नॉट मोर देन 10 to 20 ppm। टर्बिडिटी इन वाटर जो है आपका 10 to 20 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 10 to 20 ppm से ज़्यादा अगर टर्बिडिटी हो गया तो फिर क्या है कि फ़िल्टर बेड आपका फ्रिक्वेंटली चॉक करना शुरू कर जाएगा और उसकी इफ़िशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का यूज अब नहीं करते, हम लोग सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो सस्पेंडेड सॉलिड का जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होकर 10 to 20 ppm तक आ जाता है। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए पहले हम लोग समझते हैं फीडिंग। अच्छा, इसके साथ अगर कोगुलेंट आप ऐड कर रहे हैं, इसमें आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, जब आप इस तरह का ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है आपका डिजॉल्व सॉलिड जो है या टीडीएस अगर देखें हम लोग या सस्पेंडेड सॉलिड जो भी है, चलिए सस्पेंडेड सॉलिड एक्चुअली ये क्या करता है, सस्पेंडेड सॉलिड जो है आपका ये आपका आ जाता है रिड्यूस टू 10 to 20 ppm। ये ठीक है, अब फिल्टर बेड में इसका यूज़ किया जा सकता है। और दूसरा जो फ़ायदा है ये साथ साथ बैक्टीरिया भी रिमूव करता है। इट आल्सो रिमूव बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है 70%, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वो क्या बैक्टीरिया भी रिमूव हो जा रहा है। फिर साथ ही साथ आप जो कोगुलेंट यूज करते हैं वो कोगुलेंट के टाइप पर डिपेंड करता है कि वो कलर वाटर में से कलर को भी रिमूव कर सकता है। सो ये कलर को भी रिमूव कर सकता है, नहीं तो रिमूविंग कलर आल्सो, रिमूविंग कलर आल्सो, कलर को भी ये रिमूव करेगा। तो इन सब फायदे के कारण मतलब क्या है कि आपका बैक्टीरिया भी रिड्यूस हो जा रहा है, फिर आपका क्या है कि सस्पेंडेड सॉलिड का अमाउंट कम हो जा रहा है, फिर कलर भी रिमूव कर ले रहा है। तो इस वजह से हम लोग प्रेजेंटली जो है जब भी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ करते हैं विथ कोगुलेशन के साथ करते हैं। अब सबसे पहला चीज़ है फीडिंग डिवाइस। तो देखिए फीडिंग डिवाइस एक्चुअली क्या है कि आप कोगुलेंट को आप कैसे फीड करना चाहते हैं। कोगुलेंट दो प्रकार से फीड हो सकता है। ये जो फीडिंग हो सकता है ये ड्राई हो सकता है, ड्राई फीडिंग एंड इट में बी वेट फीडिंग या फिर कह सकते हैं इसको लिक्विड फीडिंग, मतलब इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। एक्चुअली ड्राई फीडिंग और लिक्विड फीडिंग ये डिपेंड करता है आप कैसा कोगुलेंट यूज कर रहे हैं। अगर आपका कोगुलेंट
कोगुलेंट आपका अगर ऐसा है कि यूनिफॉर्म इन साइज़ है, यूनिफॉर्म साइज़ का है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यूनिफॉर्म साइज होना हो अगर, तो आप ड्राई फीडिंग का यूज़ करते हैं, है ना। इफ़ कोगुलेंट इज़ यूनिफॉर्म इन साइज़, अगर यूनिफॉर्म है तो आप क्या करते हैं कि ड्राई फीडिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि एलम जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है, सो वी यूज़ ड्राई फीडिंग फॉर एलम। मे बी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है आपका वेट फीडिंग, अगर नॉन यूनिफॉर्म है साइज ऑफ पार्टिकल, तो या उसका कम्बिनेशन, तो वेट फीडिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आयरन सॉल्ट का यूज हम लोग जो है एक्चुअली वेट फीडिंग में ही करते हैं हमेशा, ठीक है। और अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करना है, ठीक है, आपको स्मॉल क्वांटिटी में कोगुलेंट ऐड करना है ना। अगर मान लेते हैं इफ़ स्मॉल क्वांटिटी इज एडेड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट इज एडेड, देन ऑलवेज यूज वेट फीडिंग, ऑलवेज यूज वेट फीडिंग। हमेशा जब भी आपको अगर कम क्वांटिटी में आपको यूज करना है कोगुलेंट, आपको स्मॉल अमाउंट में अगर प्रोवाइड करना है, तो आप वेट फीडिंग का यूज कीजिए। इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि कम अमाउंट में है, वाटर का अपना टर्बुलेंस है, तो इस वजह से यहाँ क्या होगा, इससे क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो वी यूज, अगर हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में यूज करना है, देन वी हैव टू ऑलवेज यूज व्हाट, तो ऑलवेज यूज वेट फीडिंग, है ना, हमेशा वेट फीडिंग में आपको यूज करना चाहिए। प्लस क्या आयरन के साथ क्या ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है जनरली, तो क्रिस्टल फॉर्म में होने के कारण क्या होगा कि ये वाटर में जाएगा और क्रिस्टल शेप बनाने लगेगा और ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आयरन सॉल्ट का यूज हमेशा वेट फीडिंग के फॉर्म में करते हैं हम लोग। साथ ही साथ कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है कि आपका कॉस्ट क्या है। तो जो वेट फीडिंग का आप जो डिवाइस लेते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं वो एक्चुअली कॉस्टली होता है, ठीक है। कॉस्टली होने के वजह से क्या है कि जब हम लोग कॉस्ट देखते हैं कि छोटा स्मॉल अमाउंट में हमको वाटर ट्रीट करना है और कॉस्ट एक फैक्टर हो जा रहा है, तो उसमें हम लोग ड्राई फीडिंग की तरफ जाते हैं। अदरवाइज फिर आप चाहते हैं कि नहीं आपको लार्ज अमाउंट में करना है, तो फिर कॉस्ट का वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप वेट फीडिंग का यूज हमेशा करेंगे। दोनों ही केस में, आइदर वेट फीडिंग और ड्राई फीडिंग, इन दोनों ही केस में आपको हमेशा जो है जो कोगुलेंट आप डाल रहे हैं क्वांटिटी, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास डिवाइस होना चाहिए। क्योंकि आप हो सकता है एज पर टर्बिडिटी ये क्वांटिटी चेंज होता रहता है। अगर टर्बिडिटी बहुत हाई है, सपोज एलम के लिए बात करें तो ये 85 मिलीग्राम पर लीटर तक जा सकता है, या फिर आयरन सॉल्ट का ही बात करें, कॉपरस का, दोनों का सेम हम लोग डालते थे, डोज हमारा सेम होता था। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हम लोग डिपेंड करेगा इस बात पर कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली हम लोग चाहते क्या है। तो उस पर आप कंट्रोल डिवाइस ज़रूर लगाएंगे, ताकि आपका क्या होगा, कंट्रोल डिवाइस से आपका ये फ़ायदा होगा कि आप जिस क्वांटिटी को, जिस अमाउंट में आप क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं, उस क्वांटिटी में ही आपका जो है कोगुलेंट ऐड होगा। अब देखिए इसके बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन या ये बहुत कम पूछा जाता है। तो सेकेंड हम लोग आते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिक्सिंग बेसिन। सेकेंड हमारा जो है वो है मिक्सिंग बेसिन। सेकेंड वन, ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिक्सिंग बेसिन, एक्चुअली मिक्सिंग बेसिन हमारे पास दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज़ द मिक्सिंग बेसिन विद बैफल वाल्व्स, ठीक है। पहला जो होगा आपका, सपोज ए, दिस इज मिक्सिंग बेसिन विद बैफल वाल्व्स, और दूसरा जो होगा मिक्सिंग बेसिन विथ मैकेनिकल मिक्सचर, so we have mainly two types of mixing basin. First waffle valves and second one is the mixing basin with
मैकेनिकल डिवाइसेस और मैकेनिकल मिक्सचर। अब देखिए हम लोग पहला देखते हैं मिक्सिंग बेसिन का। ये एक्चुअली दो तरह का होता है, ठीक है। जो मिक्सिंग बेसिन है, मिक्सिंग बेसिन विथ वेफल वाल, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार का किस प्रकार से होता है हम लोग समझते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोगों को समझ में आएगा। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है, वी हैव ए रेक्टेंगुलर चैम्बर। इस चैम्बर को आप दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज एक पार्ट में भी आपका डिवाइस हो सकता, मतलब एक पार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं या एक ही पार्ट में हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग प्लान देख रहे हैं, दिस इज अ प्लान। प्लान में यहाँ पर एक वाल है एंड वी हैव अनदर वाल हियर, और यहाँ पर फिर वाल है। सो वी हैव सच टाइप ऑफ वाल्स, मतलब कि एक वाल यहाँ तक आया, फिर ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर ओपन है, फिर सेकेंड वाल शुरू हुआ, फिर थर्ड वाल शुरू हुआ, फिर फोर्थ वाल शुरू हुआ। सो सच टाइप ऑफ वाल्स आर नोन एज वेफल वाल्स। सच टाइप ऑफ वाल्स आर नोन एज वेफल वाल्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या बोलते हैं, वाटर हम लोग इन कराते हैं यहाँ से। सपोज वाटर इन कराया हमने। वाटर इन कराने पे क्या होगा कि ये वाटर हम लोग इधर से इन कराएंगे, डायरेक्ट नहीं कराएंगे, यहाँ से हमारा इनलेट होगा। ये वाटर जब यहाँ से इन करेगा तो दिस विल मूव लाइक दैट। सो यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री का रोटेशन आप देख रहे हैं कि हो रहा है। ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, डायरेक्शन वाज दैट, और आफ्टर दिस वाल क्या हुआ, इस तरह होगा। क्योंकि यहाँ से जब वाटर इन करेगा इधर, तो क्या होगा कि ये वाल फिर यहाँ पर है, सो ये स्ट्रेट मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो फिर ये इस तरह से मूव करेगा। फिर यहाँ जब जाएगा तो फिर दैट विल बी मूव लाइक दिस। सो अगेन 180 का यहाँ पर क्या हुआ, रोटेशन हो गया, और फिर उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर आउटलेट बना सकते हैं। सो दिस इज द आउटलेट। ये जो पोर्शन है, जो खाली पोर्शन है, ये कैसा मैं बता रहा हूँ कि एक रूम है आपके पास। इस रूम में क्या है कि आपने वॉल लगा दिया, ऐसे ऐसे आपका वॉल लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिस स्पेस, जो कि स्पेस यहाँ पर है, दिस आर नोन एज चैनल्स। चैनल्स इस तरह के हम लोग मिक्सिंग बेसिन को, सच टाइप ऑफ मिक्सिंग बेसिन इज नॉन एज अराउंड द इंड वेफल। अराउंड द इंड वेफल्स, इस तरह के मिक्सिंग बेसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, अराउंड द इंड वेफल टाइप, ठीक है। सो दिस इज द वन फर्स्ट टाइप ऑफ द मिक्सिंग बेसिन विथ वेफल वाल। अभी क्या हो रहा था कि जो वाटर मूव कर रहा था वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। अब हम लोग इस तरह का वाल बनाते हैं जिसमें क्या होगा कि वाटर वर्टिकली मूव करेगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो। वाटर जो भी है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रहा है, लाइक दैट। जो भी मूवमेंट हो रहा है, अगर इधर से जा रहा है फिर ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे। दिस जो वाटर है आपका, वाटर का फ्लो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। सो ये अगर हम लोग देखें इस का, ये देखें हम लोग, तो इसमें फ्लो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये जो है अराउंड द इंड वेफल टाइप, ये इसमें क्या है, फ्लो हॉरिजॉन्टल है, नहीं, फ्लो इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अब देखिए दूसरा जो टाइप है दैट इज़ द वेफल वाल। अगेन हम लोग अब यहाँ सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। आप सेक्शन देख रहे हो। सेक्शन मतलब आप कहीं, ये है आपका कंस्ट्रक्शन, एक चैम्बर है, उसको आप यहाँ से कट करके देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको वाल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लाइक दैट। ये आपका वाल है, फर्स्ट वाल, ठीक है। फिर सेकेंड वाल आपका इस तरह से होगा, फिर आपका थर्ड वाल मान लो ऐसा है। सो लाइक दैट, इस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है। वाटर सपोज यहाँ इन कर रहा है और अगेन आउट फ्रॉम दैट। सो दिस इज द आउटलेट एंड दिस इज द इनलेट। ये आप प्लान देख रहे थे, दिस वाज द प्लान, इनलेट। और चूँकि ये सेक्शन देख रहे हैं आप, सेक्शन देख रहे हैं, सेक्शन। इस तरह के हम लोग मिक्सिंग बेसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर एंड अंडर द वेफल टाइप। सच टाइप ऑफ ओवर एंड अंडर टाइप, ओवर एंड अंडर वेफल टाइप, वेफल टाइप मिक्सिंग बेसिन। इसमें क्या होगा, वाटर इन करेगा लाइक दैट, यहाँ से इन किया। अब देखिए वर्टिकल फ्लो करेगा। आप सेक्शन देख रहे हो, है ना, तो यहाँ वाल है। अभी जो था वो वाल ऐसा था, मूव इधर से कर रहा था, वाटर इधर जा रहा था। अभी वाल ऐसा है, अब यहाँ से इधर बंद है, पूरा आपका ये कंपार्टमेंट बंद है लास्ट तक, फिर वाटर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना।
सो यहाँ पर भी आप देखिए दीज आर द चैनल्स, ये चैनल्स हो गए, चैनल्स हो गए। वाटर मूव्स लाइक दैट, वाटर जो है इस प्रकार से मूव कर रहा है लाइक दैट, ओके। अब फिर यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर भी वाटर का मूवमेंट जो है 180 डिग्री पे है। यहाँ पर फ्लो वर्टिकल है। अभी फ्लो आपका ऐसा हो रहा था, वॉल से टकरा रहा था, फिर इधर मूव कर रहा था, फिर इधर जा रहा था। अब क्या है, वॉल कंप्लीटली यहाँ क्लोज है लाइक दैट, ऊपर ओपन है हमारा, तो क्या होगा, पानी टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा ना। सो इस तरह के मतलब मिक्सिंग बेसिन में ओवर एंड अंडर वेफल टाइप जो मिक्सिंग बेसिन है, इसमें जो आपका फ्लो होगा, फ्लो क्या है आपका वर्टिकल है ना, फ्लो वर्टिकल है। दोनों ही केस में आइदर इन अराउंड द एंड वेफल और दूसरा जो है ओवर एंड अंडर वेफल टाइप, इन दोनों ही केस में आप देखिए कि जो डायरेक्शन ऑफ वाटर है दैट विल बी चेंज बाय 180 डिग्री। दोनों ही केस में आपका डायरेक्शन ऑफ वाटर जो है वो चेंज हो रहा है 180 से। डायरेक्शन ऑफ वाटर चेंजेस बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन चेंज होने के वजह से, ड्यू टू दैट कि रैंडमली डायरेक्शन चेंज होने के वजह से क्या होना है कि टर्बुलेंस विल बी क्रिएट, टर्बुलेंस विल बी क्रिएट। अब ये जो टर्बुलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इस टर्बुलेंस के वजह से क्या होगा कि ये मिक्स करना शुरू हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आप क्या किए, ये कहाँ पर है, दिस स्ट्रक्चर भी आफ्टर द फीडिंग डिवाइस, जो फीडिंग डिवाइस था आपका उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आइदर दिस और दिस। अभी ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, विद वेफल वाल और फिर मैकेनिकल डिवाइसेस। तो दोनों केस में आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मिक्सिंग बेसिन है, यानी कि अगर आप एक डायग्राम बनाना चाहेंगे तो पहला आपका यहाँ फीडिंग डिवाइस होगा, यहाँ होगा फीडिंग डिवाइस, फीडिंग डिवाइस, एंड देन फीडिंग डिवाइस के बाद आपका क्या है, यहाँ मिक्सिंग बेसिन है, मिक्सिंग बेसिन। एंड दिस मिक्सिंग बेसिन है 2 टाइप्स, और पहला का फिर 2 टाइप है। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, 180 डिग्री से वाटर का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, और वाटर के डायरेक्शन के चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है, और टर्बुलेंस क्रिएट होने की वजह से क्या है कि जो आपका कोगुलेंट है वो अच्छे से मिक्स होगा। इस दोनों ही सिचुएशन में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, वो आपका जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो वाटर का फ्लो होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल बी लाइज बिटवीन 0.15 to 0.45, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा 0.15 से 0.45 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो आपका फ्लो का वेलोसिटी होगा उसका वैल्यू 0.15 मीटर पर सेकेंड से लेके 0.45 मीटर पर सेकेंड होगा। 0.15 जो हम लोग लेंगे ये क्लियर वाटर के लिए, मतलब लेस टर्बिडिटी के लिए लेंगे, फॉर लेस टर्बिडिटी, और जो आपका 0.45 है फॉर हाई टर्बिडिटी या मोर टर्बिडिटी, है ना। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है तो मिक्सिंग ज़्यादा अच्छा होने के लिए आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। सो 0.15 इज टेकन फॉर द लो टर्बिडिटी एंड 0.45 इज टेकन फॉर द हाई टर्बिडिटी। अब देखिए यहाँ पर जो चूँकि आप दोनों ही केस में क्लीन करना है हमको, तो क्लीनिंग के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना। देयर शुड बी स्पेस बिटवीन 2 वेफल वाल्स, ये वाल या यहाँ भी दोनों ही केस में आपको एक सर्टेन स्पेस होना चाहिए। सर्टेन स्पेस जो होगा, जो वेफल वाल के बीच का डिस्टेंस होगा, जनरली इट इज़ टेकन 0.45। स्पेस कितना लेंगे हम लोग, स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर, अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.45 मीटर ये स्पेसिंग होना चाहिए, और उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। मिनिमम आपका स्पेसिंग कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि मैनुअली ये क्लीन होगा। तो मैनुअली क्लीन होगा तो एक आदमी को जाने आने के लिए और जो भी स्लज मटेरियल है उसको लाने के लिए जगह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए कि ये जो होगा दोनों के बीच जो गैप होगा, अभी क्या बता रहा हूँ मैं कि स्पेसिंग जो होगा वेफल वाल्स के बीच दैट शुड नॉट बी लेस देन 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन एंड ऑफ द वेफल वाल्स, हम इसके लिए बता रहे हैं अभी आपको, किसके लिए बता रहा हूँ, अराउंड द एंड वाल, स्पेसिंग बिटवीन वेफल वाल्स एंड वाल ऑफ द चैम्बर बोल सकते हैं हम लोग।
तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ स्पेसिंग ऑफ वेफल वाल्स। वेफल वाल्स के बीच कम से कम इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए। अब यहाँ पर वेफल वाल्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो दैट डिस्टेंस विल बी सेम, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, अराउंड द, मतलब ये जो है आपका ओवर एंड ये, इसमें भी ये डिस्टेंस सेम होगा। लेकिन अगर हम लोग ये ऊपर का डिस्टेंस देखें, ऊपर चूँकि ये तो क्या है वर्टिकल है, ठीक है, तो ऊपर का जो हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, ठीक ना, वो आपका कम से कम 60 सेंटीमीटर और एबव होना चाहिए। तो इस केस में ओवर एंड अंडर वेफल टाइप में आपका एंड ऑफ द वेफल वाल एंड टॉप ऑफ द फ्लोर दैट स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन 60 सेंटीमीटर। उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, कोई डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जो डेप्थ होगा ओवरऑल वॉल का जो डेप्थ होगा इस केस में दैट शुड नॉट बी लेस देन 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोग जो ये जो आपका है ओवर एंड अंडर वेफल टाइप मिक्सिंग बेसिन, इसका यूज हम लोग कम करते हैं। इसलिए कम करते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि क्लीनिंग का प्रॉब्लम होता है, आपको क्लीन करने में दिक्कत होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों ही वेफल वाल्स में चूँकि हमारा वाटर 180 डिग्री से मूव कर रहा है, 180 डिग्री से रोटेट कर जा रहा है, तो डायरेक्शन है आपका 180 चेंज हो जा रहा है। इस वजह से क्या होगा, दोनों ही केस में हेड लॉस प्रॉपरली होगा। हेड लॉस होने के वजह से आपका स्पीड वाटर का कम हो जाएगा। तो इस वजह से अभी प्रेजेंट डे में इस टाइप का हम लोग मिक्सिंग बेसिन का यूज कम्प्लीटली हम लोग नहीं करते हैं। मतलब 180 डिग्री मूव करने के वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज अभी हम लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। इसलिए अब हम लोग मॉडर्न डे में जो हम लोग यूज करते हैं फॉर द लार्ज प्लांट, वी हैव मिक्सिंग बेसिन विथ मैकेनिकल मिक्सचर। देखिए क्या होता है, स्टोरेज कर दें। हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे अभी मिक्सिंग बेसिन का, दैट इज़ मिक्सिंग बेसिन विथ मैकेनिकल मिक्सचर। जो मैकेनिकल मिक्सचर के साथ हम लोग मिक्सिंग बेसिन करेंगे वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, एक आप टैंक लेते हैं, दैट टैंक में भी आइदर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, ठीक है। एक टैंक हम लोग ले लेते हैं, इस टैंक में हम लोग एक इनलेट बनाएंगे। सपोज वी हैव ए टैंक हियर, ये टैंक में हम लोग एक इनलेट बनाएंगे, यहाँ से टॉप से हम लोग इसमें इनलेट देंगे, ठीक है। ये इनलेट हो गया। इनलेट के जस्ट बाद हम लोग एक वेफल वाल का प्रोविज़न रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वेफल वाल लगाते हैं। ऐसा क्यों करते मैं बता रहा हूँ। वी हैव ए वेफल वाल, एक वेफल वाल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ही इन करेगा वाटर उसके सामने एक वेफल वाल होगा। फिर हमारे पास यहाँ क्या होगा, एक मोटर होगा, इलेक्ट्रिकल मोटर, और इस इलेक्ट्रिकल मोटर से एक शाफ्ट होगा दैट इज़ नॉन एज इम्पेलर शाफ्ट। तो आपके पास एक शाफ्ट होंगे यहाँ पर, इम्पेलर शाफ्ट, और इस इम्पेलर शाफ्ट के साथ जो है एक इम्पेलर लगा हुआ है, इम्पेलर लगा हुआ रहेगा। सपोज वी हैव ए इम्पेलर लाइक दैट, ठीक है। वी हैव ए एन इम्पेलर, यहाँ पर एक इम्पेलर लगा हुआ है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये वेफल वाल क्यों प्रोवाइड किए वो समझिए आप, कि अगर ये वेफल वाल नहीं होता तो जो इनलेट से वाटर आता वो सीधा बाहर हो सकता था, मतलब सीधा जा सकता था। तो यहाँ पर जो टर्बिडिटी वाटर में है वो टर्बिडिटी नीचे तक जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ वेफल वाल लगाए ताकि जो वाटर आपका इन हो रहा है, जो आपका सेडिमेंट जो आपका आ रहा है रॉ वाटर, दैट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। और ये जो आ रहा है ये वाटर में साथ क्या मिक्स है, वाटर के साथ मिक्स है कोगुलेंट नहीं, क्योंकि हम लोग फीडिंग डिवाइस इसके पहले लगाए हैं, वाटर विथ कोगुलेंट, कोगुलेंट के साथ हम लोग यहाँ पर लगाए। अब यहाँ से वाटर जब इन करेगा तो इस इम्पेलर के सामने आएगा और ये इसको क्या करेगा, रोटेट कराएगा, ठीक है। अब
ऐसा छोड़िए, कोगुलेंट के साथ नहीं करते हम लोग, कोगुलेंट अलग से डालेंगे तो और इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ वाटर हो गया। अब जो आपका फीडिंग डिवाइस से जो कोगुलेंट आ रहा था, उस कोगुलेंट को आइदर इन ड्राई फॉर्म और इन वेट फॉर्म आप उसको यहाँ पर इन कराइए, जस्ट नियर टू द इम्पेलर। यहाँ पर क्या है, कोगुलेंट हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, कोगुलेंट फीडिंग। आपका जहाँ फीड हो रहा था वहाँ से इसको पाइप के माध्यम से हम लोग क्या किए, यहाँ पर ले आए, है ना। कोगुलेंट फीडिंग पाइप बोल सकते हैं इसको हम लोग, पाइप है। अब वाटर को आपको बाहर करना है तो वाटर यहाँ से आप आउटलेट दे सकते हैं आप, चूँकि ऊपर से देंगे ये आपका हो जाएगा आउटलेट। तब देखिए इसमें क्या है मेनली, इसमें मेनली आपका 2-3 चीज़ है। पहला चीज़ ये हो गया कि यहाँ पर एक इम्पेलर लगा हुआ है जो वाटर को रोटेट कराएगा। ठीक है, ये जो रोटेशन होगा ये लगभग 100 आरपीएम के आसपास होगा। 100 आरपीएम मतलब 1 मिनट में 100 बार कम से कम रिवॉल्व कर जाएगा। सो चूँकि ये बहुत फास्ट हो रहा है, देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज फ्लश मिक्सचर, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब ओवरऑल पूरा डिवाइस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लैश मिक्सचर, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करेगा तो फ्लैशली तुरंत इसको मिक्स कर देगा। अब ये जब मिक्स करेगा, यहाँ पर मिक्स होने के बाद वाटर को हम लोग आगे ले जाएंगे फ्लोकुलेशन टैंक में या फ्लोकुलेटर में, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कुछ ना कुछ धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होता रहेगा, क्योंकि एक तो रॉ वाटर में आपका सस्पेंडेड सॉलिड है, साथ ही साथ आप कोगुलेंट भी ऐड कर रहे हैं। अगर आप 1 मोल या फिर 1 ग्राम अगर आप एलम ऐड कर देते हैं या 100 ग्राम एलम ऐड करते हैं तो 24 ग्राम आपका मतलब क्या होता है कि उसका सलज बनता है। 24 ग्राम सलज हमेशा प्रोड्यूस होता है CaSO4 के टर्म में। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चूँकि सलज का फॉर्मेशन होता रहेगा, सो वी रिमूव, यहाँ पर एक हम लोग भाल्व रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सलज रिमूविंग पाइप, सलज रिमूविंग पाइप। सो वी हैव ए सलज रिमूविंग पाइप। यहाँ पर एक सलज रिमूविंग पाइप आप रखेंगे। इस तरह के बेसिन को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक मोटर का ज़रूरत है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। और फिर तब इसका मतलब सिंपल सा है कि इस तरह का हम लोग मिक्सिंग बेसिन का यूज़ सिर्फ वहीं कर सकते हैं जहां आपका इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, और फिर लार्ज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसमें जो आपका पावर ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ रोटेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग, रोटेशन ऑफ इम्पेलर जो होगा, ये जो लाई करेगा मैंने आपको बताया था कम से कम 100 होगा, तो 100 to 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये आपको होना चाहिए। पावर जो रिक्वायर्ड होता है, पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस बेसिन, इसके लिए जो पावर रिक्वायर्ड है दैट इज़ 2 to 5 किलोवाट पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब वाटर को सॉल्व मतलब ट्रीट करने के लिए इतना चाहिए, कितना, 2 to 5 किलोवाट पर मिनट, ये इसका पावर रिक्वायर्ड होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि पावर इनपुट जो होगा, जो मिक्स कराएगा इसमें, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इनपुट इज रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ टेम्परल वेलोसिटी, टेम्परल मीन वेलोसिटी, और इसका दूसरा नाम भी है वेलोसिटी ग्रेडियंट, So we have a formula G dash. G dash is here temporal mean velocity, and this is equal to P by dynamic mu into V to the power half. ठीक है, अब इसका जब यूनिट निकालेंगे आप टेम्पोरल वेलोसिटी का, तो यूनिट आपको मिलेगा पर सेकेंड। ठीक है, द यूनिट ऑफ टेम्पोरल वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज पर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब dv by dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स नथिंग, dv by
dx, सो दिस इज़ मीटर पर सेकेंड और दिस इज़ मीटर आल्सो, तो पर सेकेंड बचा यहाँ पर। या फिर आप इधर से भी निकाल के देख सकते हैं। p यहाँ पर क्या होगा, p जो होगा वो पावर होगा, p होगा पावर इनपुट जो आप कर रहे हैं, पावर इनपुट। और पावर इनपुट जो यहाँ होगा ये वाट में आप यूज करते हैं, ठीक है ना। पावर इनपुट को आप क्या करेंगे, वाट में आप यूज करेंगे। इसका यूनिट यहाँ लेंगे वाट या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वाट भी ले सकते हैं या न्यूटन मीटर पर सेकेंड, बोथ आर सेम थिंग्स। सो हम लोग ये कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, एंड डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया। एंड यूनिट इसका क्या हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एंड वन थिंग आल्सो v इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रीटेड, है ना, वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर, जो वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है वाटर का वो है ना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रॉ वाटर अप्लाइड लिखते हैं, रॉ वाटर अप्लाइड। है टैंक का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पानी रुकना नहीं है, ये बहुत कम होता है, 60 to 120 सेकेंड होता है, उससे ज़्यादा इसका डिटेंशन पीरियड होता नहीं है, ठीक है ना। इस केस में उसमें ज़्यादा होता है, जो हम लोग देख रहे थे मिक्सिंग बेसिन का, उसमें 20 से 40 मिनट तक होता है, ठीक है ना। तो इसका बहुत कम होता है, क्योंकि डिटेंशन पीरियड यहाँ सिर्फ मिक्स करना है आपको। और ये कितना स्पीड घूम रहा है, देखिए 100 to 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, इतना फास्ट घूम रहा है, तो तुरंत मिक्स कर देगा, सिर्फ पानी आना और जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ द रॉ वाटर है अप्लाइड, ये मीटर क्यूब में आपको लेना है, क्योंकि आप सब यहाँ ऐसा यूनिट आप यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। इसका जो हम लोग देखेंगे कि g और t का, क्योंकि g डैश जो है, g डैश और t का जो मल्टीपल देखेंगे, t यहाँ पर क्या है, t एक्चुअली डिटेंशन पीरियड है या मिक्सिंग पीरियड है ना। t यहाँ पर क्या है, मिक्सिंग पीरियड है, मिक्सिंग पीरियड, तो या फिर कह सकते हैं आप डिटेंशन पीरियड है। अब यहाँ से फिर निकाल सकते हैं, जब आपको g डैश यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो यहाँ से t डिटेंशन पीरियड आप निकाल सकते हैं। दैट वैल्यू शुड लाइज बिटवीन 30,000 to 60,000। जो प्रोडक्ट होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 30,000 to 60,000, ये प्रोडक्ट ये होना चाहिए। और डिटेंशन पीरियड अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो यूजुअली क्या होता है कि 60 to 120 सेकेंड वेरी करता है ना। डिटेंशन पीरियड जो होगा ये 60 to 120 सेकेंड वेरी करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द मिक्सिंग बेसिन विथ मैकेनिकल डिवाइसेस, मैकेनिकल डिवाइस के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। नाउ आपके पास जो अगला काम है, क्या काम है कि आप जब पहले फीड कर लिए कोगुलेंट को, फिर आप मिक्स कर लिए, नाउ द क्या जो आपका जो कोगुलेंट मिक्स हुआ है वाटर में, उससे फ्लॉक का निर्माण होना चाहिए। जितना अच्छा फ्लॉक का निर्माण होगा उतना अच्छा सेडिमेंटेशन होगा। फ्लॉक किस क्वांटिटी में कितना ज़्यादा फॉर्म होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं जार टेस्ट से, वो हम लोग देखेंगे जार टेस्ट होता क्या है। तो दिस वाज मिक्सिंग बेसिन विथ मैकेनिकल मिक्सचर। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट है फ्लोकुलेशन टैंक या फिर फ्लोकुलेटर। नेक्स्ट वी हैव फ्लोकुलेशन टैंक और फ्लोकुलेटर। अब देखिए फ्लोकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं कि फ्लॉक बनने देते हैं, इसलिए वहाँ पर डिटेंशन पीरियड जो होगा, दैट डिटेंशन पीरियड विल बी मोर, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट है फ्लोकुलेशन टैंक। फ्लोकुलेशन टैंक, फ्लोकुलेशन टैंक जो होता है ये उसी तरह मैकेनिकल डिवाइस ही है। इसमें आपके पास एक टैंक है, ठीक है, सपोज वाटर है, देन यू हैव ए मोटर आल्सो हियर, एक मोटर आपके पास होगा, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ऐसा सीरीज हो सकता है 2-3 मोटर का, ठीक है ना। अब इनलेट हमारे पास यहाँ पर है, सपोज वी हैव ए इनलेट हियर, एक इनलेट आपके पास है, ठीक है ना, इनलेट। यहाँ क्या करते हैं, इसके साथ फिर हम लोग इम्पेलर लगाते हैं। वी हैव आल्सो एन इम्पेलर हियर। जो आपका फ्लोकुलेशन टैंक है, जहाँ पर आप फ्लॉक बना रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक इम्पेलर होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर आउटलेट आप दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो रिवोल्यूशन होगा यहाँ पर, स्पीड जो होगा इसका, ये स्पीड चेंज हो जाता है सिर्फ इसका। यहाँ पर जो रिवोल्यूशन होगा, रिवोल्यूशन अगर हम लोग देखें, रिवोल्यूशन जो होगा दैट विल बी 2 to 3 RPM, है ना। मतलब वहाँ पर कितना था,
वहाँ पर था 100 to 120, लेकिन यहाँ पर जब चूँकि आपको फ्लॉक बनाना है, सो द मिक्सिंग शुड बी स्लोली, मिक्सिंग आपका स्लो होगा तभी आपका फ्लॉक अच्छा बनेगा। अभी आप मिक्स कर रहे थे, मिक्स आप कितना भी फास्ट कर सकते हैं, कोगुलेंट को मिक्स कर रहे थे, जितना फास्ट मिक्स हो जाएगा उतना अच्छा है। लेकिन अब वह कोगुलेंट जो है फ्लॉक का निर्माण करे, उसके लिए आपको मिक्सिंग स्लो करना होगा, पानी स्लो ले जाएगा तो फ्लॉक बनेगा। जितना अच्छा फ्लॉक बनेगा उतना अच्छा आपका सेडिमेंटेशन होगा। इसके लिए डिटेंशन पीरियड जो होगा टी, दिस इज़ 20 to 30 मिनट्स, कम से कम 20 to 30 मिनट आपको यहाँ पर इसका रखना है। और जी डैश का वैल्यू जो होगा 20 to 80 सेकेंड होगा। जी डैश अगर निकालेंगे हम लोग तो 20 to 80 सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, सॉरी जी डैश क्या था, पर सेकेंड में था ना, तो जी डैश का वैल्यू 20 to 80 पर सेकेंड। ये सब डाटा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डिज़ाइन करेंगे तो ये सब काम देगा आपको, है ना, समझ रहे ना। आपको ये डाटा रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप डाटा याद रहेगा तभी आप डिज़ाइन कर पाएंगे, अगर डाटा नहीं दिया हुआ तो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे बोल दिए जाते हैं कि एज्यूम द डाटा एज पर रिक्वायर्ड। ये जो हाइट होगा, ये जो यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 15 to 30 सेंटीमीटर। यानी जो आपका इम्पेलर है और जो बॉटम ऑफ द आपका ये कंटेनर है या जो भी स्ट्रक्चर है, उसके बीच का डिस्टेंस कम से कम 15 to 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो फ्लोकुलेशन टैंक में ज़्यादा कुछ ऐसा डिवाइसेस नहीं है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट, जो चौथा था आपका, दैट इज नॉन एज सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन सिमिलरली वैसा ही करेंगे जिस प्रकार हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का करते थे। ओनली देयर विल बी चेंज इन ओवरलोडिंग लोड और साथ ही साथ डिटेंशन पीरियड। इन द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक वी हैव डिटेंशन पीरियड ऑफ 4 to 8 आवर्स, वाइल इन इस केस में हम लोग जो डिटेंशन पीरियड लेंगे हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक में, यहाँ वो डिटेंशन पीरियड हमारा घट के हो जाएगा, मैंने वहाँ भी लिखा दिया था, वो डिटेंशन पीरियड यहाँ पर हो जाएगा 2 to 4। ओवरलोडिंग लोड जो हम लोग ले रहे थे दैट वाज 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। जो हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में था वो हमारा ओवरलोडिंग रेट क्या था, 500 से 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 घंटे में 500 से 700 लीटर आप पानी, 750 लीटर पानी आप भेज सकते हैं। ये डाटा आप बुक में पढ़ेंगे तो मे भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं आपको डाटा बता रहा हूँ लीटर पर आवर में, ठीक है ना। तो यहाँ लीटर हो सकता है, कहीं कहीं मीटर क्यूब में रहेगा, तो आपको लगेगा कि हमने कुछ गलत डाटा तो नहीं बता दिया। फिर आपका क्या है कि इस केस में जब आप सेडिमेंटेशन टैंक इस केस में लेंगे विथ कोगुलेशन टाइप 2 सेटलिंग, तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन का जो रेट ओवरलोडिंग रेट है वो चेंज हो जाता है। यहाँ 1000 से 1200 है ना, 1000 to 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। मतलब यहाँ पर ओवरलोडिंग रेट बढ़ गया, डिटेंशन पीरियड घट गया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जल्दी से जल्दी सेडिमेंट करके आगे के प्रोसेस के लिए भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और तरह का टैंक है जिसको कंबाइंड कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं, उसको समझते हैं। कंबाइंड कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन टैंक, वी हैव अनदर टाइप ऑफ टैंक। ये एक्चुअली क्या होता है इसमें कि इसमें जो है आपका फ्लोकुलेटर और सेडिमेंटेशन टैंक दोनों एक साथ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन आ गया, मान लेते हैं ये हमारा सेडिमेंटेशन टैंक आ गया, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक है, वाटर जा रहा है, यहाँ से आपका आउटलेट होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में टॉप पर होता है, वी हैव ए दिस आउटलेट। इसका थोड़ा स्लोप मेंटेन रखते हैं हम लोग ताकि हमारा स्लज जो है एक तरफ जाके मूव कर सके, ठीक है ना। स्लोप जो होता है बॉटम का जनरली हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं क्या, रेक्टेंगुलर स्लोप जो होगा ये जनरली क्या होता है 1:1:50 होता है, ठीक है। डेप्थ आपको पहले बता चुके हैं, डेप्थ 4 to 6 मीटर होता है, आपको पहले बता चुके हैं, है ना। मिनिमम 1.8 था ना, तो 1.8 to 6 मीटर तक आप जा सकते हैं, लेकिन 1.8 चूँकि यूज करते नहीं क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगा, सो जनरली इट इज़ टेकन 4 मीटर to 6 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर to 6 मीटर। ये आपका सेडिमेंटेशन टैंक है। सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन आप बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे
जिस प्रकार से आप करते आ रहे हैं। जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक था उसी प्रकार से आप इस सेडिमेंटेशन टैंक का भी डिजाइन करेंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। ओनली यू हैव टू चेंज द ओवरलोडिंग लोड दैट विल बी चेंज फ्रॉम 1000 to 1250 लीटर पर मीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, और detention period will be changed here, that becomes 2 to 4 hours, while in the plain sedimentation tank it was 4 to 8 hours and the overloading load was 500 to 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो सिर्फ ये वेरिएशन यहाँ पर मिलेगा और कुछ वेरिएशन नहीं मिलेगा। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको पूरा यहाँ तक क्लोज कर लेता हूँ, दिस इज द हाइट ऑफ। इसके साथ हम लोग एक फ्लोकुलेशन टैंक लगा देते हैं। ये फ्लोकुलेशन टैंक को हम लोग फ्लोकुलेशन चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग फ्लोकुलेशन चैम्बर बना देते हैं, या फ्लॉक चैम्बर बना दिए, वी हैव ए फ्लॉक चैम्बर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से जो वाटर मिक्स होकर आ रहा है मिक्सिंग बेसिन से या जहाँ से भी आ रहा है, उससे हम लोग सिर्फ वाटर को यहाँ पर इन कराते हैं, ठीक है। और ये स्लोली इन होगा, स्लोली ये जाएगा। इसका भी जो आपका डिटेंशन पीरियड होता है दैट इज़ 20 to 40 मिनट होता है। तो ये यहाँ पर आके मिक्स होगा। अब देखिए ये जब यहाँ मिक्स होगा तो इस वाटर को कहाँ जाना है, वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में जाना है। सो इसका जो हाइट होगा दैट हाइट, ये जो हाइट हम लोग लेंगे है ना, हाइट जो होगा, हाइट बी हाफ ऑफ हाइट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का जो हाइट है उसका हम लोग हाफ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो द हाइट ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक विल बी, सॉरी जो फ्लॉक चैम्बर है उसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, आपका हाफ ऑफ दिस होगा, ठीक है। इसका जो डिटेंशन पीरियड होगा फ्लॉक चैम्बर का, डिटेंशन पीरियड जो होगा TD, दिस विल बी 15 to 30 मिनट। इसका जो यहाँ डिटेंशन पीरियड होगा वो क्या होगा, 15 to 30 मिनट होगा, ठीक है। बाकी सारा चीज़ आप जानते हैं वैसे ही होगा जैसे हम लोग डिज़ाइन करते आ रहे थे। तो इस प्रकार से आप देखें कि कंबाइंड फॉर्म में किस प्रकार से आप सेडिमेंट विथ कोगुलेशन कर सकते हैं, और क्या क्या क्लैरिफिकेटर होता क्या है वो सारा चीज़ आपने समझा। हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होगा हमारा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, हम क्वेश्चन ये इरेज करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, डिजाइन ए कोगुलेशन कम सेडिमेंटेशन टैंक। डाटा मैं इस किनारे लिख रहा हूँ। डिजाइन क्या करना है आपको, डिजाइन कोगुलेशन कम सेडिमेंटेशन टैंक, मतलब अभी जो लास्ट हम लोग देखे हैं ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, टैंक विथ कंटिन्यूअस फ्लो फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ, पॉपुलेशन इज गिवन 60,000 with a daily per capita water allowance, water required it is taken 120 liter per capita per day, else लीटर पर कैपिटा LPCD पर डे, ठीक है। फिर आपको क्या है, मेक सुटेबल एजम्पशन वेयर नीडेड, ठीक है ना। क्या है कि आपको एक कोगुलेशन कम सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन करना है। पॉपुलेशन है 60,000 और वाटर रिक्वायर्ड जो है एक आदमी को है 120 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो एट फर्स्ट वी हैव टू डिज़ाइन, सबसे पहले हम लोगों को जो डिज़ाइन करना चाहिए वो डिज़ाइन हमारा होना चाहिए क्या, सेडिमेंटेशन टैंक का। हम लोग सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। अब इस डिज़ाइन में आपको लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए, विड्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए एंड डेप्थ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए। स्लोप आप 150 प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक, जो वॉल्यूम होगा सेडिमेंटेशन टैंक का वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक हमको ये पहले चाहिए, तभी बाकी डाटा हम लोग निकाल पाएंगे। तो अब वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास देखिए क्या है, पॉपुलेशन है और आपका रिक्वायरमेंट है। सो दैट
टोटल वाटर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे फॉर 60,000 पॉपुलेशन, 60,000 पॉपुलेशन के लिए हर दिन कितना पानी हम लोगों को चाहिए। सो दिस इज़ 60,000, ये एवरेज है ना, पॉपुलेशन इतना है, वाटर रिक्वायर्ड एवरेज वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, गिवन है 60,000 इंटू 120 लीटर पर कैपिटल, तो ये हो जाएगा लीटर पर डे। एक दिन में हम लोग को इतना पानी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सो दिस बिकम व्हाट 7.2 इंटू 10 पावर 6 लीटर। ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हो गया 7.2 इंटू 10 पावर 6 लीटर। ये एवरेज है। जो आपका जब भी डिज़ाइन होता है दैट डिज़ाइन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड ये जो होता है, ये क्या होता है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड, राइट। जो सो दिस बिकम 7.2 इंटू 1.8 इंटू 10 पावर 6 लीटर। सॉल्व करें, कितना आ रहा है, जल्दी। हम्म 12.96 इंटू 10 पावर 6, ठीक है, दिस इज लीटर। अब इसको हम लोग मीटर क्यूब में बदल देते हैं। तो मीटर क्यूब में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पावर -3 से मल्टीपल हो जाएगा, राइट। सो इट बिकम्स 12.96 इंटू 10 पावर 3 मीटर क्यूब। दिस इज द, ये आपका आ गया यहाँ पर, ये डिमांड आ गया। ये जो आपका वाटर डिमांड है डेली का, ये 24 आवर्स के लिए है, लेकिन किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक का एक डिटेंशन पीरियड होगा और उस पीरियड के लिए आपको वाटर भेजना है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है, आप सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन कर रहे हैं, सो द डिटेंशन पीरियड लाइज बिटवीन 2 to 4 आवर्स। तो हम लोग मान लेते हैं सपोज या एज्यूम, क्योंकि बोला है कि आप जो भी डाटा जरूरत है आप एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम डिटेंशन पीरियड इक्वल टू 4 आवर्स मान लो, ठीक है, मैक्सिमम ले लिया, ठीक है ना। मैक्सिमम ले लेने से क्या होगा, डेप्थ वेप्थ पे फर्क थोड़ा सा आएगा। अब देखिए ये जो है एज्यूम डिटेंशन पीरियड, ये लिए हम लोग, तो वाटर या कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, जो टैंक हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक बन रहा है उसका कैपेसिटी क्या होगा। तो ये 24 आवर्स के लिए था ना, सो फॉर 1 आवर्स क्या हो जाएगा, इंटू 10 पावर 3 बाई 24, और इंटू आपको कितना 4 आवर्स के लिए बनाना था, ये 1 आवर्स के लिए होगा, 24 से डिवाइड दिया तो इंटू 4, सो दिस इज 6, कितना आ गया 2.16 इंटू 10 पावर 3 मीटर क्यूब। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका आ गया क्या, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये आना चाहिए 2.16 इंटू 10 पावर 3 मीटर क्यूब। दिस शुड बी द वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको मिल गया यहाँ से, मीन्स कैपेसिटी ऑफ टैंक मिल गया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ओवरलोडिंग रेट क्या होगा, तब उससे आपको क्या होगा, प्लेन एरिया मिल जाएगा, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गया, ये वॉल्यूम मिल गया आपको। तो ओवरफ्लो रेट हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम ओवरफ्लो रेट हमने क्या बताया है, दिस इज 1000 to 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लें, 1000 मान लेते हैं, 1000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर के लिए ये आपका है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि ओवरफ्लो रेट बराबर क्या होता है, Q/BL, ठीक है ना, यही ना ओवरफ्लो रेट। नाउ वी हैव 2 अननोन्स अगेन, क्या है, एक तो डिस्चार्ज हम लोग निकाल लेंगे। अब आपका देखिए B नहीं है, L भी नहीं है, ओवरफ्लो रेट सिर्फ आपको पता है कि दिस इज़ 1000, ठीक है ना। अब ओवरफ्लो रेट हमको पता है, तो हम लोग इसको अब कैसे करें, क्या आपके पास ऑप्शन होगा, तो लेंथ को नहीं मान सकते, क्योंकि लेंथ पे आपका डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन, लेंथ पे आपका डिपेंड करता है डिटेंशन पीरियड,
ठीक है। अगर फ्लो वेलोसिटी होता है हमारे पास तो फ्लो वेलोसिटी इंटू डिटेंशन पीरियड करते तो लेंथ निकल जाता। तो लेंथ कभी भी एज्यूम नहीं करना, लेंथ शुड बी ऑलवेज कैलकुलेटेड, क्योंकि लेंथ आपका डिटेंशन पीरियड पे निर्भर करता है, ठीक है ना। आप डिटेंशन पीरियड कम कर दिए, देखिए लेंथ आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप डिटेंशन पीरियड बढ़ा दीजिए, लेंथ आपका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो फ्लो वेलोसिटी, डिटेंशन पीरियड, इन सब बातों पे लेंथ डिपेंड करता है। सो लेंथ नेवर बी एज्यूम, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे। आप बी को एज्यूम कर सकते हैं और आप डी को, मतलब डेप्थ को, एच को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन लेंथ को कभी एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सेटलमेंट है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आप सबसे पहले तो क्यू चाहिए। तो क्यू आपके पास क्या है ना, यहाँ देखते हैं क्यू आपके पास क्या है। तो आपका देखिए वाटर कितना हो रहा है 4 आवर्स में, ये हो रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये ना है आपका 2.16 इंटू 10 पावर 3, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया मीटर के ऊपर सेकेंड ना, पर आवर हो गया, सॉरी 4 इसलिए क्योंकि आपको रेट नहीं निकालना है पर यूनिट टाइम। ये तो वॉल्यूम है ना, मतलब वाटर इतना इन कर रहा है कितने घंटे में, 4 घंटे में। आपको डिस्चार्ज निकालना है, व्हाट इज़ द डिस्चार्ज, तो वॉल्यूम बाय टाइम। तो टाइम आपके पास कितना 4 आवर्स है डिटेंशन पीरियड के लिए। सो दिस इज़ V/T, ये आवर में लिए हैं तो इसलिए आवर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि B आप एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम B इक्वल टू क्या करना चाहते हैं। जब भी B होता है तो ये कम से कम 6 से 15-18 मीटर तक वेरी करता है जनरली। तो हम लोग मान लेते हैं, कुछ मान लें, 10 मान लें, 12 मान लें, 12 मान लेते हैं, 12 मीटर, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया कि Q/BL इक्वल टू आपके पास है 1000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, राइट। बट Q हमारे पास यहाँ पर क्या है, मीटर क्यूब पर आवर में है। सो इट शुड बी चेंज इनटू मीटर क्यूब, या फिर इसको आप लीटर में बदल दीजिए। अगर आप लीटर में बदलेंगे तो 10 पावर 6 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग डाटा रखते हैं Q इक्वल टू 2.16 इंटू 10 पावर 6, ये लीटर में बदल दिया मैंने, आवर कट जाएगा इसलिए कोई टेंशन है नहीं। 4 इंटू B का वैल्यू क्या ले लिया 12 इंटू L इक्वल टू 1000। सो L इक्वल टू वाट, फटाफट बताइए। कितना आया, फोर्टी 45 मीटर ना। सो लेंथ बिकम 45 मीटर, ठीक है। अगर B का वैल्यू और छोटा एज्यूम करते तो लेंथ और बढ़ जाता, नहीं। ऐसे कर सकते हैं जैसे कि B को L को हम लोग 3 टाइम्स ऑफ B मान सकते हैं, 2 टाइम्स मांग सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि B इज इक्वल या L इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B, 2 to 4 टाइम्स होता है, तो आप 2 टाइम्स मान सकते हैं या 4 टाइम्स मान सकते हैं, 3 टाइम्स मान सकते हैं, जो इच्छा करे, है ना। हम लोग यहाँ डाटा ये एज्यूम कर लिए, टेंशन फ्री हो गए, है ना, एक ही बार में। तो ये आपका यहाँ से आ गया क्या, L आ गया। अब डेप्थ आप क्या है, डेप्थ एज्यूम करेंगे आप क्या 1.8 से लेके 6 मीटर तक होता था, लेकिन 1.8 हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत कम डेप्थ हो जाएगा, सैलो डेप्थ हो जाएगा। चूँकि डेप्थ फिर भी ऐसा नहीं है कि 1.8 नहीं ले सकते, क्योंकि 1.8 लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सेडिमेंटेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता, पहले बता दिए थे। सेटलमेंट जो होता है पार्टिकल का दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द डेप्थ। तो L आपका आ गया। अब H आप यहाँ मान लीजिए सपोज 4 मीटर, ठीक है ना। L हम लोग मान लिए 4 मीटर। तब अब डायमेंशन क्या हो गया आपका, डायमेंशन अगर आप देखेंगे विदाउट सलज, अभी हम लोग सलज के लिए नहीं दिए हैं जगह, तो दिस बिकम 45 L इंटू B इंटू H, ठीक है ना, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर इंटू मीटर, ठीक है। ये डायमेंशन आ गया। अब आप अगर सलज के लिए कुछ एक्स्ट्रा जगह प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो हम लोग अभी देखे थे हम लोग, तो अगर मान लेते हैं इफ़ इसको इरेज कर दें इधर वाला, ठीक है ना, इधर तो समझ गए हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि सलज हमारा वहाँ जमा हो, तो उसके लिए सलज के लिए हम लोग प्रोविज़न करते हैं स्पेस का, है ना। तो सलज के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सपोज 0.5 मीटर इज प्रोवाइडेड फॉर सलज। तो अब हमारा डेप्थ क्या हो जाएगा 4.5 मीटर, नहीं। अब देखिए आपका टैंक कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये स्लोप में होगा क्योंकि सलज को यहाँ पर जाना है, नहीं। इस एंड का अगर हम लोग देखें कि हमारा डेप्थ क्या होगा, तो यहाँ पर चूँकि आप स्लोप ले लीजिए 1:15, 1:50, ठीक है। तो 1:50 आप अगर लेते हैं तो देखिए कि 50 मीटर में 1 मीटर का चेंज आएगा, नहीं,
ठीक है। तो 45 मीटर में कितना का आएगा, लगभग 0.9 का आ जाएगा। तो आपका विथ ये एंड वाला पर देखें, इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, इसका डेप्थ हो जाएगा हम लोग सलज के साथ 4.5 हो गया, तो 4.5 प्लस 0.9, सो दिस बिकम 5.4 मीटर। तो इस तरह से डेप्थ आपका इस एंड पे 5.4 मीटर हो जाएगा। अब ये सेडिमेंटेशन टैंक का डिज़ाइन हुआ, बट आपको बोला है कि फ्लोकुलेशन टैंक भी यहाँ पर आप प्रोवाइड करिए। तो फ्लोकुलेशन टैंक में हम आपको क्या अभी बताए थे, जब कंबाइंड फॉर्म में बनाते हैं हम लोग, तो कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लोकुलेशन टैंक क्या हो जाता है, हाफ ऑफ द डेप्थ, नहीं डेप्थ ऑफ फ्लोकुलेशन, फ्री वुड ले लेंगे 0.5 ले लेंगे, वो तो ठीक है, वो तो डिज़ाइन का पार्ट नहीं है वो, आप है ना। डेप्थ ऑफ फ्लोकुलेशन टैंक दिस भी हाफ ऑफ द ना, तो 4.5/2, दिस इज़ 2.25, ये डेप्थ आ गया। अब डेप्थ के अलावा आपको क्या चाहिए, डिटेंशन पीरियड इसका एज्यूम करना होगा, ताकि आपको क्या मिल सके, इसका लेंथ वगैरह मिल सके या एरिया मिल सके, नहीं। तो डिटेंशन पीरियड हमने क्या बताया आपको, 15 टू, डिटेंशन पीरियड क्या बताया हम लोग, 15 to 30 मिनट ना, 15 to 30 मिनट, ये आपका डिटेंशन पीरियड है कि नहीं। और फ्लो रिक्वायर्ड इन 20 मिनट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, कैपेसिटी मिल जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ फ्लोकुलेशन टैंक हम लोग निकालना चाहेंगे, कैपेसिटी ऑफ फ्लोकुलेशन टैंक, तो हम लोग 20 मिनट एज्यूम कर लेते हैं, है ना, एज्यूम कर लेते हैं, 15 to 30 है ना, 20 मिनट कर लेते, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। तो कैपेसिटी ऑफ फ्लोकुलेशन टैंक कैसे निकालेंगे, आपके पास सप्लाई कितना था, 12.96 × 10⁻6 परहैप्स ना, लीटर में था ये ना, मीटर क्यूब में अगर लिखेंगे तो 3 था, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना, है ठीक है, मीटर क्यूब में यही था, दिस इज़ मीटर क्यूब। ये 24 आवर्स में था ना, लेकिन आपका यहाँ डिटेंशन पीरियड क्या 20 मिनट ना, तो 20 मिनट के लिए चाहिए ना, तो 20/60 आवर हो गया, ठीक है। ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट, क्या मिलेगा फटाफट बताइए, बोले 180 मीटर क्यूब ना, ये आपको वॉल्यूम मिल गया। डेप्थ आपको पता है नहीं, तो आपको क्या होगा, यहाँ से प्लेन एरिया निकल जाएगा, नहीं प्लेन एरिया क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम बाय डेप्थ 2.25, राइट, कितना आ गया 80 मीटर क्यूब, है ना, प्लेन एरिया मिल गया। अब देखिए विड्थ जो होगा हमारा, दोनों का विड्थ हम लोग सेम एज्यूम करेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो छोटा विड्थ बड़ा विड्थ रहेगा तो दिक्कत होगा, नहीं। तो विड्थ आपका वही होगा 12 मीटर, सो आपका L यहाँ से निकल जाएगा, क्या होगा, तो एरिया आपको पता है B × L = 80, सो L = 80/12, दिस इज 6.67 मीटर। हैंस वी कैन डिजाइन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन टैंक कंबाइंड, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल हो गया, अब देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि हम लोग किस प्रकार से ये डिसाइड करेंगे कि हमारा डोज ऑफ कोगुलेंट क्या होगा, ठीक है ना। डोज ऑफ कोगुलेंट को हम लोग किस प्रकार से हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो डोज ऑफ कोगुलेशन को डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है दैट इज नोन एज जाट टेस्ट। तो हमारे पास जो टेस्ट होगा दिस इज जाट टेस्ट, ठीक है। जाट टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग इक्वल वॉल्यूम का हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ट्यूब लेते हैं, इसमें हम लोग सब इक्वल वॉल्यूम का हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है, जिसका कैपेसिटी होगा 1 लीटर का, ठीक है ना। द कैपेसिटी ऑफ इच जार इज़ 1 लीटर, ये 1 लीटर का जार है, और मिनिमम 6 नंबर्स ऑफ जार शुड बी टेकन, ठीक है। जार टेस्ट क्या है, जार टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि
6 जार कम से कम लेते हैं जिसका कैपेसिटी 1 लीटर होगा। ठीक है, इसको हम लोग सब में हम लोग रॉ वाटर डाल दिए, सब में हम लोग क्या किए, रॉ वाटर डाल दिए, फिल कर दिए 1 लीटर। और इसमें क्या होता है, इम्पेलर लगे रहते हैं, छोटा छोटा इम्पेलर होगा, ये इम्पेलर लगा हुआ रहेगा। ठीक है ना, सो वी हैव इम्पेलर, और ये मोटर के माध्यम से मूव करेगा। सबका स्पीड सेम होगा, एक मोटर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि स्पीड आपका सेम रहे सब में। इस तरह से हम लोग इम्पेलर लगा दिए, और यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, डिवाइस है छोटा सा, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, छोटा डिवाइस होता है। अब इसमें 1 लीटर हम लोग डाल दिए हैं। ठीक है, अब सपोज वी हैव यूज एलम एज ए कोगुलेंट, हम लोग एलम का यूज़ एज ए कोगुलेंट यहाँ पर कर रहे हैं। और वाटर सप्लाई में हम पहले बता चुके हैं कि एलम का ही यूज़ एज ए कोगुलेंट हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो सपोज हम लोग एलम का यूज़ यहाँ कर रहे हैं, तो सब में यहाँ पर मान लो मिनिमम क्वांटिटी हमारा क्या है 17 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे 5 to कहाँ जाता है हमारा 85 तक, तो मान लो कि आप 6 मिलीग्राम यहाँ पर डाल दिया, 7 यहाँ डाल दिया, 8 यहाँ डाल दिया, 9 यहाँ डाल दिया, 10 यहाँ डाल दिया, 12 यहाँ डाल दिया। सपोज ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा टर्बिडिटी देख लेना, अगर बहुत हाई टर्बिडिटी तो फिर हाई वैल्यू लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस इम्पेलर को घुमाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये घुमाएंगे, और घुमाने के बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्लॉक किस में बन रहा है, वो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। ये चूँकि ग्लास का आपके पास जो है जार है, तो आप देखेंगे सबसे अच्छा फ्लॉक जहाँ बनेगा। ठीक है, फिर अलग अलग क्वांटिटी के लिए टेस्ट करते रहेंगे हम लोग। तो मान लो कि ये तीनों में एक जैसा ही फ्लॉक बना। सपोज कर लिया कि हमने यहाँ पर 6 मिलीग्राम डाला था, यहाँ मान लो 7 डाला था, यहाँ पर हमने पर लीटर है ये 8 डाला था, यहाँ पर हम लोग मान लो 9 डाला था, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। सपोज ऐसा किया हमने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इसको रोटेट कराना शुरू करेंगे इम्पेलर को। ये अलग अलग स्पीड पे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, चूँकि आपका फ्लश मिक्सचर का स्पीड जो है वो 120 to 120 रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, और क्योंकि वहाँ स्पीड वेरी कर सकता है, इसलिए यहाँ इसको अलग अलग स्पीड पे हम लोग चेक करेंगे। एक बार मान लो कि कुछ रखा हमने 100, फिर 120 या जो भी है वो रखेंगे हम लोग। उसी के अनुसार आप जो है फ्लश मिक्सचर में आप उसका स्पीड मेंटेन करेंगे। वहाँ स्पीड कंट्रोलर डिवाइस लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तीनों में सपोज कर लिया आपने कि ये तीनों में जो है, या कोई भी 3 में या 2 में जो भी है, तीनों में एक ही जैसा फ्लॉक हमको लग रहा है कि गुड फ्लॉक तीनों में बन रहा है। ठीक है, तीनों जार में 3 जार्स हैविंग सेम टाइप ऑफ फ्लॉक फॉर्म। तो उस सिचुएशन में आप देखें कि तीनों में चूँकि एक ही जैसा फ्लॉक बन रहा है, तो मिनिमम जो क्वांटिटी यूज किए थे उस क्वांटिटी को हम लोग एज ए डोज ऑफ द कोगुलेंट लेंगे। द मिनिमम क्वांटिटी जो होगा, क्योंकि तीनों में एक ही जैसा बन रहा है, तो फिर हाई क्वांटिटी क्यों डालेंगे। हाई क्वांटिटी डाल के हम लोग अपना कोगुलेंट को फिर क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे। सो क्या करेंगे, गुड फ्लॉक जिसमें फॉर्म होगा, लेस अमाउंट ऑफ कोगुलेंट इंडिकेट्स द ऑप्टिमम डोजेस, है ना। लेस जिसमें होगा, सबसे कम जो होगा वो क्या करेगा, आपका ऑप्टिमम डोज यहाँ पर बताएगा। अब देखिए, जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड होता है उसे सलज का फॉर्मेशन कितना होगा, है ना। हाउ मच सलज विल बी फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ कोगुलेंट। कोगुलेंट का जब यूज आप कर रहे हैं तो कितना सलज का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे अमाउंट ऑफ सलज फॉर्म्ड। तो अमाउंट ऑफ सलज फॉर्म किस किस माध्यम से हो सकता है। तो पहला अमाउंट जो सलज का फॉर्म्ड होगा वो रॉ वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसके रिमूव होने से होगा। दूसरा, जो आप कोगुलेंट यूज कर रहे हैं, जनरली एलम इज़ यूज्ड, एलम जो यूज कर रहे हैं उससे कितना सेडिमेंट बन रहा है, और फिर अदर कुछ पार्टिकल्स अगर मिक्स है, आयरन फायरन कुछ भी अलग जो भी मिक्स है, उसके वजह से क्या आपका हो रहा है, वो सारा मिला के जो आपका अमाउंट होगा दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सलज फॉर्म्ड। तो हम लोग एक क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। इसको रेज कर दूँ, तो देखिए क्वेश्चन से करेंगे हम लोग, तो कैसे मिलेगा। We have a question here. A coagulation treatment plant with a flow of, हम यहाँ डाटा लिख रहे हैं, फ्लो क्या है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। फ्लो ऑफ 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज डोजिंग एलम एट, डोज ऑफ एलम है, डोज ऑफ एलम दिस इज 23 मिलीग्राम पर लीटर है, 23 मिलीग्राम पर लीटर। नो अदर केमिकल्स आर बीइंग एडेड, मतलब एलम के अलावा कोई और दूसरा केमिकल ऐड नहीं किया जा रहा है। द रॉ वाटर सस्पेंडेड सॉलिड कंसनट्रेशन इस, मतलब रॉ वाटर का सस्पेंडेड सॉलिड कंसनट्रेशन जो है, सस्पेंडेड सॉलिड कंसनट्रेशन ऑफ रॉ वाटर जो है दिस इज 37 मिलीग्राम पर लीटर,
37 मिलीग्राम पर लीटर। द सलज कंटेंट इज 1%, यानी कि जो सलज कंटेंट कर रहा है, सलज कंटेंट 1%। जनरली क्या होता है, जो सलज रिमूव होता है ना, जो सलज रिमूव होता है उसमें 98 to 99% वाटर होता है, बाकी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सलज जो है वो 1% रख रहा है, मतलब 1% कहने का मतलब ये सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड है, ठीक है ना। अगर 100, इसका मतलब क्या समझ जा देते हैं हम यहाँ पर, सलज अगर कंटेंट 1% लिख रहा है, मीन्स कि यहाँ पर क्या है, अगर 100 kg अगर हम लोग सलज ले रहे हैं, सोच रहे हैं हम लोग, तो दिस हैविंग 1 किलोग्राम सलज एंड 99 किलोग्राम वाटर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है यहाँ पर। फिर है द सलज कंटेंट 1% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सलज सॉलिड इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया हुआ है 3.01। व्हाट वैल्यू ऑफ सलज मस्ट बी डिस्पोज ऑफ ईच डे बेस्ड ऑन, उसके बाद क्या है, द इफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड जो होगा कंसनट्रेशन इज मेजर्ड एट 12 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब जो इफ्लुएंट है, मतलब जो यहाँ से इफ्लुएंट सॉलिड कंसनट्रेशन इक्वल टू 12 मिलीग्राम पर लीटर। इफ्लुएंट मतलब हो गया कि जो सस्पेंडेड सेडिमेंटेशन टैंक से पानी बाहर जा रहा है। तो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ सलज मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ ईच डे बेस्ड ऑन योर रिजल्ट रिमार्क विथ रेफरेंस टू वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं यहाँ पर, है ना, कि क्वांटिटी क्या निकलेगा, हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए एलम क्या होता है। एलम जो है Al2SO4 होल थराइस 18H2O, ये सबसे पहले किससे रिएक्शन करता है, दिस वी ऑलवेज रिएक्ट विद द बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, मीन्स CaHCO3, राइट। ये जब भी रिएक्शन करता है तो सबसे पहले इससे रिएक्शन करता है। दो तरीक़ा से कर सकता है, अगर इसमें जाएंगे तो फिर यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो दिस इज 3 टाइम्स, नहीं छोड़े पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। ये क्या फॉर्म करता था, दिस विल बी फॉर्म AlOH होल थराइस, राइट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड this will also form CaSO4, okay, and this will be also form H2O and carbon dioxide, right। ये बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी से रिएक्शन किया, तब ये लाइम से भी रिएक्शन कर सकता है। किसी भी अब रिएक्शन देखना है आपको, सिर्फ आप इसको जब बैलेंस करेंगे तो यू विल बी गेट दिस इज 3 और क्या मिलेगा, दिस विल बी 2 एंड आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2 ना, ये ठीक है, बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस है नहीं ना, है 3 ना, अब बैलेंस है ना। अब देखिए कि इस प्रकार से आपको ये मिलता है यहाँ पर। अब किसी भी केस में आपका यहाँ प्रेसिपिटेट है क्या, प्रेसिपिटेट एक्चुअली ये है AlOH होल थराइस, जो कि फ्लॉक बना रहा है, जिलेटिनियस मटेरियल बना रहा है, वही सेटल होगा, नहीं तो आपका ये प्रेसिपिटेट है, मतलब दिस विल बी सलज, सलज हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मास निकालिए, अब इसका मान जाते हैं 666, राइट, एलम का मास क्या होता है 666, इसका मास निकालिए आप, जो प्रेसिपिटेट हो रहा है, दिस विल बी व्हाट 2 इंटू एल्युमिनियम इज व्हाट 27 प्लस 3 इंटू ओ मतलब हो गया ऑक्सीजन 16 प्लस 1, राइट, ये कितना आ गया फटाफट बताइए। सॉल्व करो, कितना आया 51, 78, 78 इंटू 2 156 ग्राम, मीन्स 666 ग्राम एलम प्रोड्यूसेस 156 ग्राम ऑफ स्लज। किसी से भी रिएक्शन करा लो, CaOH होल्ड ऐसे रिएक्शन करा लो या किसी से भी रिएक्शन करा लो, क्या होगा कि एलम यहाँ 2 है, एल्युमिनियम का 2 है, तो यहाँ बैलेंस होने में 2 आएगा ही आएगा, चाहे CaSO4 से कराओ, चाहे Na2CO3 से करा लो, किसी से करा लोगे, तो इसीलिए हमेशा एलम जो है ये प्रोड्यूस करेगा, यानी 666 ग्राम जो है प्रोड्यूस कर रहा है, कितना 156 ग्राम स्लज प्रोड्यूस कर रहा है, ड्राई स्लज, ठीक है। सो 1 ग्राम कितना करेगा 156 बाई 666, प्लीज सॉल्व इट, दिस इज 0.24 ना, 0.24,
हो रहा है, ग्राम ऑफ हो रहा है कि नहीं है? 0.234. हाँ ठीक है, OH होल थ्राइस। हाँ ट्वाइस से तो मल्टीप्लाई कर लिया ना 156। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 ग्राम एलम हम लोग डालेंगे तो 0.24 ग्राम ऑफ AlOH होल थ्राइस ये सलज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम लोग कितना डाल रहे हैं? 23 ना, हमारा जो एलम डोज है क्या है? 23 मिलीग्राम। तो आपका क्या हो जाएगा? पर लीटर सलज फॉर्म्ड बाई एलम इक्वल टू हो जाएगा 0.24 इंटू 23 ना, ये 1 लीटर के लिए था, मतलब 1 ग्राम के लिए था। 23 ग्राम डाल रहे हैं हम लोग, और 23 ग्राम क्या डाल रहे हैं? 23 मिलीग्राम डाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो इसका टाइम सुना हो गया, ये डिवाइड हो गया, कट गया है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? दिस विल बी, बोलो, 5.52 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ सलज प्रोड्यूस 23 डोज जो हम लोग डाल रहे हैं उसमें हो रहा है। ठीक है ना। अब दूसरा जो आपका स्लज फॉर्म होगा वो होगा रॉ वाटर और जो इफ्लुएंट वाटर है उसका। देखिए कि यहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड में डिफरेंस आ गया, नहीं हुआ कि नहीं डिफरेंस? वहाँ 37 था, यहाँ पर क्या है? 12 हो गया, नहीं? तो वो भी तो फॉर्म करेगा ना, एक नहीं करेगा? तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, रॉ वाटर में इतना था सस्पेंडेड सॉलिड और यहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड 12 हो गया, मतलब कि अब यहाँ पर 25 जो है वो सेटल हो गया, तो वो भी स्लज हो गया। तो स्लज ड्यू टू सेटलमेंट, सस्पेंडेड सॉलिड के कारण जो स्लज बनेगा, स्लज ड्यू टू सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूविंग, कितना हो जाएगा? दिस इज 37 माइनस 12, सो दिस इज 25 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। जो टोटल स्लज कितना फॉर्म हो रहा है, इसके अलावा कोई केमिकल नहीं डाला गया है। दिस इज 25 प्लस 5.50, सो दिस इज 52, सो दिस इज 30.52 मिलीग्राम पर लीटर आपका स्लज का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं? स्लज का फॉर्मेशन कितना रहा? 22 इंटू दिस। अब देखिए फ्लो आपके पास क्या है, ये पर डे हुआ ना, पर लीटर हुआ ना। अब फ्लो आपके पास कितना है? फ्लो है आपके पास 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज क्या है, ऊपर लिखता हूँ, डिस्चार्ज क्या है? 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो एट फर्स्ट चेंज इनटू पर डे, इसको पर डे में आप चेंज कीजिए। तो पर डे में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू सेकेंड है, तो मिनट में 60 हो गया, फिर घंटा में 60 हो गया, फिर 24 में इतना दिन हो गया ना, मीटर क्यूब पर डे हो गया, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट बताइए क्या आ रहा है, बोलो। 43200 यहाँ पर आ गया मीटर क्यूब पर डे। अब देखिए कि इतना डिस्चार्ज है और इतना आपका 1 लीटर में फॉर्म हो रहा है, नहीं? तो अब टोटल कितना होगा? टोटल स्लज फॉर्म पर डे, टोटल स्लज फॉर्म पर डे कितना स्लज फॉर्म होगा? तो 43200 मीटर क्यूब है ना, तो 10 पावर माइनस 3 से कर दिया तो लीटर हो गया, ठीक है, पर डे इंटू 30.52 है मिलीग्राम, ठीक है, 52 मिलीग्राम। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा? इसको छोड़ देते हैं, ऐसे रहने देते, मिलीग्राम पर लीटर ना, कितना आगे बोलिए? 1318.464 मिलीग्राम ना, कम आया। हाँ फिर भी कम आ गया ना, बहुत कम आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया क्या, गलती? मतलब क्या किया, मीटर क्यूब को सॉरी ये लीटर में बदले है ना, 10 पावर 3 ना होगा। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर 10 पावर 3 करेंगे तो ये लीटर में बदलेगा, और यहाँ 10 पावर माइनस 3 करेंगे तो ग्राम में बदलेगा, है ना। इसको हटा देते हैं, मीटर क्यूब में रहने देते हैं, और इसको यहाँ ग्राम में कर देते हैं, तो ये अपने आप मीटर क्यूब में चेंज हो गया, ठीक है ना। अब बताओ कितना आ रहा है, कितना आया था? 1 जल्दी बताओ। 13186 हाँ 64 मिलीग्राम हो गया पर डे, ठीक है।
आप केजी में बदल सकते हैं, आप टन में बदल सकते हैं, जिसमें बदलना है बदल लीजिए। अब यहाँ से ये आपका क्वांटिटी पर लीटर इतना आपका पर डे आपका इतना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि हाउ मच वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं कैसे, तो आपको वॉल्यूम आपको यहाँ से पता है कितना है। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यू हैव नो, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज हियर गिवन। तो अब वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर दें। तो वॉल्यूम प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गया यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्लज, ये ड्राई स्लज है, ठीक है ना, इसमें वाटर का बात हम नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज 1318,464, ठीक है। ये आपको मास दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ स्लज आपको पता है क्या है। अच्छा, इसका यूनिट नहीं दिया हुआ था ना, तो यूनिट का कोई बात नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन, वाटर का 1 होता है। सो दिस इज 3.01, कितना आ गया जल्दी बताइए। एक मिनट, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट दिया हुआ लगता है, नहीं दिया हुआ है। बोलो। 438,027.9। ये किस में आया, यूनिट क्या होगा, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 3.01 दिया हुआ है, इसका यूनिट देना चाहिए था। यहाँ ये टन पर डे में होगा, समझा ना, समझ है ना। तो यहाँ पर इसको टन में बदल लीजिए आप, पहले टन में बदलेंगे तो क्या होगा, बहुत कम आ जाएगा, 1.31 टन पर डे। सो 1.31 टन पर डे, चलिए टन ये हो गया। यहाँ बताइए क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या है टन पर, यहाँ क्या लिख दिया, मीटर क्यूब होगा, क्या हो गया 0.43 मीटर क्यूब, 0.43 मीटर क्यूब आ गया नहीं। तो इस प्रकार से आपका इतना मीटर क्यूब स्लज पर डे फॉर्म होगा। ये कौन सा स्लज है, ड्राई स्लज है। अगर इसको आप वाटर के साथ मिक्स करना चाहते हैं तो 1 ग्राम या 1 टन स्लज जो है, 1 टन ड्राई स्लज जो है वो 99 kg वाटर के साथ जोड़ के 100 टन बनाएगा, है ना। तो 1 टन से आपका बन रहा है 100 टन, तो इतना से कितना बनेगा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्लज को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अभी हम लोग का सेडिमेंटेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो हम लोग करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मीन्स होता है पॉलिशिंग ऑफ वाटर। सो आप इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, ताकि आप फिल्ट्रेशन देख सकें।